होगा ताकि वे और भ्रमित न हों। तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत निर्णय लिया कि दरवाजे के आसपास के लोगों को सच्चाई बताई जाएगी। अगले दिन राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में एक सभा आयोजित की और तेनालीराम ने उस रहस्यमयी दरवाजे के बारे में सभी को बताया। उन्होंने बताया कि यह दरवाज़ा कोई जादुई दरवाज़ा नहीं था, बल्कि केवल एक प्राकृतिक दृश्य था जो लोगों को भ्रमित करता था। राजा ने कहा, लोगों को इस दरवाजे के जादुई होने का भ्रम हो गया था, लेकिन अब उन्हें सच्चाई का पता चल चुका है। हमें अपने जीवन में इस तरह के भ्रमों से दूर रहना चाहिए और केवल सत्य और वास्तविकता पर विश्वास करना चाहिए। इसके बाद दरबार में सभी ने तेनालीराम की बुद्धिमानी की सराहना की और राजा कृष्णदेव राय ने भी उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि तेनालीराम को महल में एक विशेष स्थान दिया जाएगा और उनके सभी सुझावों को दरबार में माना जाएगा। निष्कर्ष: तेनालीराम और जादुई दरवाज़ा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भ्रमों और अंधविश्वासों से बचकर हमें सच्चाई को समझना चाहिए। कई बार हमारी आंखों के सामने जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और तर्क से यह साबित किया कि जो लोग किसी चीज को जादू मानते हैं वह केवल एक भ्रम होता है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी स्थिति को समझने के लिए धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तेनालीराम की कहानियां न केवल हास्यपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें गहरी शिक्षा भी छुपी रहती है। वे अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, तेनालीराम और उनके मित्रों को दरबार में एक असामान्य घटना का सामना करना पड़ा। इस घटना ने तेनालीराम की न केवल चतुराई को, बल्कि उनके न्यायपूर्ण दृष्टिकोण को भी उजागर किया। यह कहानी उस समय की है जब तेनालीराम ने एक मंत्री को उसकी गलतियों के लिए सजा दिलवाई, लेकिन उस सजा का तरीका बहुत ही अलग था। कहानी का आरंभ: राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ था। यह मंत्री पहले कुछ समय तक एक छोटे से राज्य में काम कर चुका था और उसकी छवि एक ईमानदार और कामकाजी व्यक्ति की थी। लेकिन जब वह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया तो उसने धीरे धीरे अपनी आदतों को बदल लिया। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसके निर्णयों ने राज्य के लोगों को दुखी कर दिया। राजा कृष्णदेव राय को मंत्री की यह नई आदतें देखकर थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन वह सीधे तौर पर कुछ नहीं कहना चाहते थे। उन्होंने तेनालीराम से इस स्थिति का हल निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह जानते थे कि तेनालीराम किसी भी समस्या का समाधान जल्दी और सही तरीके से निकाल सकते थे। तेनालीराम ने तुरंत मंत्री के कामकाजी व्यवहार की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि मंत्री का व्यवहार पहले जैसा ईमानदार नहीं था। वह अक्सर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य के खजाने में से पैसे निकालने लगा था और बिना किसी ठोस कारण के लोगों को सजा देता था। इसके अलावा मंत्री ने दरबार में भी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई अनैतिक कार्य किए थे। तेनालीराम ने यह तय किया कि अब समय आ गया है कि मंत्री को उसकी गलतियों का एहसास कराया जाए। लेकिन तेनालीराम को यह भी समझ में आ गया था कि यदि मंत्री को सीधे सजा दी गई तो वह दरबार में अपनी छवि को बचाने के लिए राजा के खिलाफ कुछ कर सकता था। इसलिए उन्होंने मंत्री की सजा को एक अनोखे तरीके से दिलवाने का निर्णय लिया। तेनालीराम की योजना: तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से मुलाकात की और उन्हें मंत्री के कामकाजी तरीके के बारे में बताया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस समय हमें मंत्री की गलती को सुधारने का सही तरीका ढूंढना होगा। हमें उसे सजा जरूर देनी होगी, लेकिन ऐसा तरीके से करना होगा जिससे वह अपनी गलती को समझे और भविष्य में सुधार कर सके। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बातों पर ध्यान दिया और उसे पूरी तरह से अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। अब तेनालीराम ने मंत्री को एक अनोखी सजा देने का विचार किया ताकि वह अपनी गलती का एहसास कर सके और भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे। तेनालीराम ने मंत्री को एक दिन दरबार में बुलाया और कहा, मंत्री जी, आपने कुछ समय से राज्य के खजाने का गलत तरीके से उपयोग किया है और आपके निर्णयों ने राज्य के लोगों को दुखी किया है। यह राज्य की न्याय प्रणाली के खिलाफ है और आपको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। मंत्री ने सोचा कि तेनालीराम उससे कोई बड़ी सजा दिलवाएंगे, लेकिन तेनालीराम ने जो किया वह बहुत ही चतुराईपूर्ण था। सजा का तरीका: तेनालीराम ने मंत्री से कहा, आपकी सजा यह होगी कि आपको दरबार के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और राज्य के लोगों से माफी मांगनी होगी। लेकिन यह सजा एक अनोखे तरीके से दी जाएगी।
आपको यह काम एक विशेष परिधान पहनकर करना होगा। मंत्री ने तेनालीराम से पूछा, वह परिधान कौन सा होगा? तेनालीराम मुस्कराए और बोले, यह एक नए तरीके का परिधान होगा। यह परिधान आपके द्वारा किए गए गलत कार्यों का प्रतीक होगा, ताकि आप इसे पहनकर दूसरों को दिखा सकें कि आप अपने किए हुए गलत कामों का पछतावा कर रहे हैं। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की योजना को मंजूरी दे दी और मंत्री को सजा देने का आदेश दिया। तेनालीराम ने मंत्री के लिए एक अजीब सा परिधान तैयार कराया। वह परिधान बिल्कुल उल्टा था, यानी यह इस तरह से बना था कि मंत्री को उसे ठीक से पहनने में बहुत मुश्किल होती। परिधान के हर हिस्से में ऐसी बातें लिखी गई थीं जो मंत्री की गलतियों का प्रतीक थीं। यह परिधान मंत्री के असली रूप को छिपाकर उसे एक हंसी का पात्र बना देता था। जब मंत्री ने यह परिधान पहना और दरबार में गया, तो सब लोग हंसी में पड़ गए। मंत्री अपने उल्टे कपड़ों में पूरी तरह से घबराया हुआ था और वह लोगों की हंसी का कारण बन गया। मंत्री का पछतावा। मंत्री को समझ में आ गया कि यह सजा केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक संदेश है। वह शर्मिंदा हुआ और उसने राजा कृष्णदेव राय से माफी मांगी। राजा ने कहा, मंत्री, तुम्हारी सजा का उद्देश्य तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि तुम्हें यह समझाना था कि तुम्हारी गलतियां न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं। मंत्री ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और यह वादा किया कि वह भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वह पूरी तरह से सुधारने का प्रयास करेगा और राज्य की भलाई के लिए काम करेगा। राजा कृष्णदेव राय ने मंत्री को माफ कर दिया और कहा, यदि तुम सच में सुधारने का प्रयास करोगे, तो हम तुम्हें फिर से अपनी सेवा में शामिल करेंगे। निष्कर्ष। तेनालीराम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सजा का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं होता, बल्कि उसे सुधारने और उसकी गलती का एहसास दिलाना भी होता है। तेनालीराम ने अपनी चतुराई और समझदारी से मंत्री को एक अनोखी सजा दिलवाई, जो न केवल मंत्री को शर्मिंदा करने वाली थी, बल्कि उसे जीवन में सुधार करने की प्रेरणा भी मिली। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी को सजा देने से पहले यह सोचने की जरूरत है कि उस सजा का परिणाम क्या होगा और क्या वह व्यक्ति सच में अपनी गलती से सीख सकता है। तेनालीराम की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी देती हैं। तेनालीराम का चरित्र बहुत चतुर और हास्यपूर्ण था, और उनकी बुद्धिमानी के कारण ही राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनकी महत्वपूर्ण जगह थी। उनकी अधिकांश कहानियां बुराई पर अच्छाई की जीत और समझदारी से समस्याओं को सुलझाने के बारे में होती हैं। इस कहानी में हम तेनालीराम के एक ऐसे ही कारनामे के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने एक सोने की गिलहरी के बारे में सुनी एक अफवाह का पर्दाफाश किया और सभी को यह समझाया कि बाहरी रूपों से किसी की असली पहचान का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। कहानी की शुरुआत। एक दिन तेनालीराम अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और अपने रोज के कामों में व्यस्त थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ते हुए उनके पास आया और कहा, तेनालीराम जी, क्या आपने सुना है? जंगल के अंदर एक सोने की गिलहरी है। लोगों का कहना है कि जो भी उसे पकड़ लेगा, वह बहुत सारे पैसे और खजाने से भर जाएगा। तेनालीराम ने यह सुनकर मुस्कराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जंगल में कोई सोने की गिलहरी है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैंने खुद कुछ लोगों से सुना है जो जंगल में गए थे और उन्होंने गिलहरी को देखा था। वे कहते हैं कि उसकी पीठ पर सोने की परत है। तेनालीराम को यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह एक नई अफवाह हो सकती है। वे जानते थे कि इस तरह की अफवाहों का क्या परिणाम होता है। उन्होंने अपनी समझदारी से यह तय किया कि वे इस बात का पता लगाएंगे कि सच क्या है। जंगल की ओर। तेनालीराम ने सोचा कि उन्हें खुद ही जंगल जाकर इस सोने की गिलहरी के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। अगले दिन उन्होंने राजा कृष्णदेव राय से अनुमति ली और जंगल की ओर चल पड़े। राजा ने कहा, राम, तुम एक बार वहां जाकर देखो, अगर सचमुच कोई सोने की गिलहरी है, तो यह राज्य के लिए बड़ा लाभ हो सकता है। तेनालीराम ने जंगल में कदम रखा और कुछ समय बाद उन्होंने सुना कि लोग गिलहरी को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। वह उस स्थान पर पहुंचे जहां लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा था और सब अपनी आंखों से उस गिलहरी को देखने के लिए बेताब थे। तेनालीराम ने देखा कि लोग चुपचाप खड़े थे और हर किसी की निगाहें एक छोटी सी गिलहरी पर टिकी हुई थीं।
गिलहरी सचमुच बहुत सुंदर थी और उसकी पीठ पर कुछ चमकीली सी चीजें चिपकी हुई थीं, जो सोने की तरह दिखाई दे रही थी। लोग यह समझने लगे थे कि यह गिलहरी असल में सोने की है और उसके साथ अनगिनत खजाने जुड़े हुए होंगे। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए लालायित थे। तेनालीराम का निरीक्षण। तेनालीराम ने कुछ समय तक गिलहरी को देखा और फिर वह उन लोगों के पास गए जो इसे पकड़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने सबको शांत करते हुए कहा, यह गिलहरी कुछ खास नहीं है। यह सामान्य गिलहरी है, बस इसे इस तरह से देखा जा रहा है जैसे वह सोने की हो। लोग हैरान हो गए और एक व्यक्ति बोला, तेनालीराम जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसकी पीठ पर सोने की परत है। तेनालीराम मुस्कराए और बोले, मैं समझ सकता हूं कि आपको क्या लग रहा है, लेकिन हमें किसी चीज का मूल्य उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके असली स्वरूप से लगाना चाहिए। मैं आपको इस गिलहरी के बारे में पूरी सच्चाई बताता हूं। तेनालीराम ने गिलहरी को पकड़ने के बजाय उसे ध्यान से देखा और फिर पास खड़े एक व्यक्ति से कहा, क्या तुम मुझे उस गिलहरी के पास कुछ और देख सकते हो? वह व्यक्ति कुछ हिचकिचाते हुए पास गया और तेनालीराम के कहे अनुसार उसने गिलहरी की पीठ पर लगी सोने की परत को छुआ। गिलहरी की पीठ पर सोने जैसा कुछ नहीं था, बल्कि वह एक तरह की चमकीली परत थी, जो असल में कुछ विशेष प्रकार की चमकदार पत्तियों और रेजिन से बनी थी। वह व्यक्ति घबराया और उसने तुरंत सबको बताया कि यह सोना नहीं था, बल्कि बस चमकदार पत्तियां थीं। तेनालीराम का समाधान। तेनालीराम ने सबको बताया, यह गिलहरी बिल्कुल सामान्य है। उसकी पीठ पर जो चमकदार परत दिख रही है, वह असल में प्रकृति का एक रूप है। यह एक धोखा है जो हमारी आंखों को भ्रमित कर रहा है। गिलहरी की असली पहचान और मूल्य किसी और चीज में नहीं, बल्कि उसके जीवन में है। लोगों को समझ में आ गया कि वे केवल एक भ्रम का शिकार हो गए थे। उन्होंने अपनी मूर्खता को स्वीकार किया और महसूस किया कि उन्होंने बिना सोचे समझे किसी चीज को मूल्य दिया था, केवल उसकी बाहरी सुंदरता के कारण। तेनालीराम ने सभी से कहा, हमें जीवन में कभी भी बाहरी आभूषणों या रूपों से किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। असली मूल्य उसके कार्यों, उसके चरित्र और उसके नैतिकता में छिपा होता है। लोगों ने तेनालीराम की बातों को समझा और उन्होंने गिलहरी को बिना किसी नुकसान के जंगल में छोड़ दिया। तेनालीराम ने यह सिखाया कि जो दिखता है, वह हमेशा सच नहीं होता। राजा को सच बताना। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से मिलकर सारी कहानी बताई। राजा मुस्कराए और कहा, राम, तुमने हमेशा की तरह यह साबित किया कि हमें किसी भी चीज को सही दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तेनालीराम ने कहा, महाराज, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह गिलहरी सोने की थी या नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि लोगों ने बिना सोचे समझे एक अफवाह पर विश्वास किया। हमें हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की समझदारी की सराहना की और उन्होंने यह निर्णय लिया कि राज्य में किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने के लिए शिक्षा की एक नई पहल शुरू की जाएगी। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज का मूल्य केवल उसके बाहरी रूप या चमकदमक से नहीं आंका जा सकता। तेनालीराम ने एक सोने की गिलहरी के मामले में यह साबित किया कि कभी भी किसी चीज को बिना समझे देखे मूल्य नहीं देना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब भी हम किसी चीज को देखें, तो हमें उसकी वास्तविकता और उसके सार्थक मूल्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि केवल उसके बाहरी आभूषणों से आकर्षित होकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए। तेनालीराम की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि यह जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि हमें कभी भी बाहरी आंतरिक दिखावे से मूर्ख नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा गहरी सोच और विवेक से काम लेना चाहिए। बीरबल और तेनालीराम दोनों ही महान बुद्धिमान थे और उनका समय अलग अलग था। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, जबकि तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। दोनों ही अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन यह दोनों दरबारियों के बीच एक मुलाकात हुई, जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमानी के द्वारा एक अद्भुत कहानी बनाई, जो न केवल हास्यपूर्ण थी, बल्कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक भी देती है। आइए जानते हैं कि बीरबल और तेनालीराम की एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी कैसी थी। कहानी का आरंभ। एक दिन राजा कृष्णदेव राय और सम्राट अकबर ने दोनों के दरबारियों को आमंत्रित किया और एक मुलाकात आयोजित की।
बीरबल और तेनालीराम दोनों अपनी अपनी जगहों से दरबार में पहुंचे। राजा कृष्णदेव राय और सम्राट अकबर दोनों ही चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और दोनों चाहते थे कि उनके दरबारियों के बीच एक मजेदार बुद्धिमानी की प्रतियोगिता हो। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, आज हम दोनों के दरबारियों को एक चुनौती देंगे। जो भी अधिक चतुराई से इस चुनौती का हल निकालेगा, उसे विशेष सम्मान मिलेगा। सम्राट अकबर ने कहा, यह प्रतियोगिता बुद्धिमत्ता और हास्य का अद्भुत मिश्रण होगी। पहली चुनौती, सच्चाई और झूठ का खेल। राजा कृष्णदेव राय ने दोनों से पहली चुनौती दी। उन्होंने कहा, हम दोनों एक एक प्रश्न पूछेंगे। आपको इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देना होगा कि वह सच भी हो और झूठ भी। यह एक ऐसी चुनौती होगी जिसमें आप दोनों की बुद्धिमत्ता का सही परीक्षण होगा। बीरबल ने बिना देर किए कहा, महाराज, यदि आप मुझे सवाल पूछें तो मैं उसे हल करने के लिए तैयार हूं। राजा कृष्णदेव राय ने सबसे पहले सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि झील में कितना पानी है? बीरबल मुस्कराए और कहा, महाराज, झील में जितना पानी है उससे ज्यादा तो आपकी थाली में खाने का स्वाद है। तेनालीराम मुस्कराए और कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर जरूर सच्चा है, लेकिन थोड़ा सा झूठ भी है। क्योंकि अगर कोई झील के पानी को पूरी तरह से नापे तो उसमें भरा पानी कभी नहीं पूरा होगा, लेकिन आपका उत्तर वास्तविकता से थोड़ा आगे है। अब तेनालीराम का जवाब देने का वक्त आया। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप सच बोलें तो कहेंगे कि यहां तक कि मैं और बीरबल इस चतुराई के खेल का हिस्सा बनते हुए एक दूसरे के लिए सही और झूठ का मिश्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। बीरबल और तेनालीराम दोनों की चतुराई देखकर राजा कृष्णदेव राय और सम्राट अकबर दोनों ही हंसी में पड़ गए। उन्होंने इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों को समान रूप से सम्मानित किया। दूसरी चुनौती, कृष्णा की कहानी। राजा कृष्णदेव राय ने फिर एक और चुनौती दी, जिसमें उन्होंने तेनालीराम और बीरबल से एक कहानी सुनने की मांग की। वह चाहते थे कि दोनों एक ऐसी कहानी सुनाएं जिसमें हर कोई जीवन के कुछ बड़े सबक सीख सके। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक गरीब आदमी एक बड़े महल के पास खड़ा था। उसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह राजा से कहता है, महाराज, मैं आपके दरबार में एक दिन काम करना चाहता हूं। राजा ने उसे उपकार से देखा और उसे दरबार में काम करने का अवसर दिया। तेनालीराम ने चुटकी ली, लेकिन उस आदमी ने राजा को यह कभी नहीं बताया कि वह दरबार में काम करने के बाद भी धन्य नहीं था। वह केवल इस सोच में था कि राजा का काम समझने के बजाय किसी और की सेवा करने का अवसर हासिल करेगा। बीरबल ने इसे जोड़ते हुए कहा, इसीलिए राजा को कभी भी किसी की अच्छाई या बुराई को एक ही नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमें यह हमेशा समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है और उसकी स्थिति के आधार पर ही हम उसे समझ सकते हैं। तेनालीराम ने कहा, आपका बिल्कुल सही कहना है, बीरबल। जीवन में यही सबसे बड़ी सीख है कि हर किसी का अनुभव और सोच अलग होती है। हमें उसकी स्थिति और उसके कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि केवल बाहरी रूप से। दोनों की बातें सुनकर राजा कृष्णदेव राय और सम्राट अकबर दोनों ही खुश हो गए। उन्होंने कहा, आज हमें दोनों के दरबारियों ने बहुत अच्छा सिखाया है। बीरबल और तेनालीराम दोनों ही चतुराई के प्रतीक हैं और इनकी कहानियों से हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ मिले हैं। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और झूठ का अंतर कभी कभी बहुत बारीक होता है। किसी भी स्थिति में हमें अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए और जीवन में हर किसी के दृष्टिकोण को समझना चाहिए। तेनालीराम और बीरबल ने इस प्रतियोगिता में अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया और हमें यह दिखाया कि सही तरीके से किसी समस्या का समाधान हमेशा सबसे अच्छा होता है। बीरबल और तेनालीराम की इस प्रतियोगिता ने साबित किया कि न केवल चतुराई बल्कि समझदारी और सही दृष्टिकोण से ही हम किसी भी स्थिति का सही समाधान पा सकते हैं। इस प्रकार दोनों महान व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी के द्वारा न केवल अपने राजा का दिल जीतते थे, बल्कि पूरे राज्य के लोगों को सही मार्गदर्शन भी देते थे। कहानियां सुनाएंगे जिसमें तेनालीरामन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समस्याएं हल की। कहानी 1, तेनालीरामन और बागी की समस्या। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने महल में काफी परेशान दिखाई दिए। उन्होंने अपने दरबार में सभी मंत्री और सेनापति को बुलाया और कहा, मेरे राज्य के एक हिस्सा में एक बागी दिखाई दे रहा है।
वो लोग हमेशा हमारे कानून को तोड़ते हैं और हमारे राज्य में असुरक्षा का माहौल बना रहे हैं। अगर ये समस्या जल्दी हल नहीं हुई तो राज्य में बीज संकट का सामना होगा। राजा ने इस समस्या के हल के लिए अपने सभी मंत्री और सेनापति से सलाह ली, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकल पाया। तभी तेनालीरामन ने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस समस्या का हल ढूंढने का एक अवसर दीजिए। राजा ने कहा, रमन, तुम्हारे पास कभी भी कोई ना कोई हल होता है। तुम्हें ये समस्या सुलझानी है। तेनालीरामन ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते ही बागी लोगों की ढूंढकर उनके प्रमुख को पकड़ लिया। रमन ने बागी के प्रमुख को एक कार्यालय के अंदर बैंड कर दिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने सोचा कि इस प्रकार रमन ने इतनी जल्दी बागी को पकड़ लिया, लेकिन कैसे? रमन ने कहा, महाराज, बागी लोग अक्सर अपने आप को छुपाने के लिए भूतिया और भयंकर चीजों का सहारा लेते हैं। मीन ने इन्हें उसी तरीके से समझा जिसे उन्हें डर लगता है। राजा ने रमन की तारीफ की और कहा, तुम्हारा ये तरीका बहुत हाई चतुराई भरा था। तुमने जो कर दिखाया उससे मुझे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए नए तरीके समझने की जरूरत है। कहानी 2, तेनालीरामन और मौत की समस्या। एक बार राजा कृष्णदेवराय को सुना था कि उनके राज्य में कुछ लोग एक प्रकार के भूल भुलैया में फंस गए हैं। अन लोगों को ये लग रहा था कि मौत उन्हें हर वक्त परेशान कर रही है। राजा ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने दरबार में रमन को बुलाया। राजा ने कहा, रमन, मियाँ, राज्य में कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि मौत उन्हें कभी भी आ सकती है। तुम्हें पता है कि ऐसे लोग अपने जीवन को किस तरह जीते हैं? तुम्हारे पास कोई तरीका है जो उनकी परेशानी को दूर करे? तेनालीरामन ने राजा के सामने अपने तरीके को पेश किया। रमन ने कहा, महाराज, अगर हम मौत को एक भयंकर छतरा बनाए रखते हैं तो लोग कभी अपनी जीवन की असली आनंद नहीं समझते। मैं अन लोगों को ये समझाऊंगा कि मौत बस एक यथार्थ है और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास जीवन के कई अनुभव होते हैं। रमन ने लोगों को समझाया कि जीवन का असली मजा उसके छोटे पालन में छुपा होता है। उन्होंने उन्हें ये भी समझाया कि अगर हम अपने हर दिन को खुशी से जिएंगे तो मौत का खौफ कभी हमें परेशान नहीं करेगा। ये उनका एक प्रकार का उपाय था जिसे उन्होंने समस्या को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया। कहानी 3, तेनालीरामन और राजा का रणनीति। एक और बार राजा कृष्णदेवराय ने अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े कदम उठाना चाहा। उन्होंने सोचा कि अपने राज्य की सीमा को मजबूत करने के लिए कोई बड़े युद्ध में जाने की जरूरत है। इस समस्या को लेकर राजा ने अपने सभी सेनापतियों और मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी अपने अपने तरीके से इस फैसले पर नहीं पहुंच पाया। राजा ने तेनालीरामन को बुलाया और कहा, रमन, मेरे पास जो सोच है उससे सभी लोग समझ नहीं पाए हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक नई रणनीति बनानी होगी। रमन ने इस बात को समझा और अपनी सोच में कुछ समय बिताया। उसने कहा, महाराज, हमारे पास अपने शक्तिशाली सेना है, लेकिन ये सिर्फ युद्ध से जीतने का तरीका नहीं है। हम अपने दुश्मन को उसकी अपनी ताकत से हरा सकते हैं। मैं उन्हें समझता हूं कि हमारे राज्य में दोस्ती और सहयोग से कभी भी ज्यादा फायदा हो सकता है, न कि लड़ाई से। रमन ने ये समझाया कि राजा को अपने राज्य में छुपकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अपने दुश्मन राज्यों से अपने संबंध मजबूत किए और ऐसे में युद्ध की आवश्यकता हाई नहीं पड़ी। ये रमन की चतुराई थी जिसमें उसने अपने राज्य की सुरक्षा को बिना किसी लड़ाई के बढ़ा दिया। कहानी 4, तेनालीरामन और अंधेरी रात की समस्या। एक दिन राजा ने एक ऐसे छोटी समस्या के बारे में सुना जो उनके राज्य के एक गांव में चल रही थी। गांव के लोग रात को डर के मारे अपने घरों में बंद हो जाते थे। उनका कहना था कि रात के समय उनके घरों में कुछ अजीब चीजें हो रही होती है। राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने तेनालीरामन को बुलाया और कहा, रमन, तुम्हें ये समस्या सुलझनी होगी। तेनालीरामन ने अपनी चतुराई से गांव में रात को कुछ समय गुजारा। उन्होंने देखा कि लोग अपने घरों में कुछ अजीब आवाज सुनते हैं, लेकिन उन आवाजों का असली कारण कुछ और था। रमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात के समय उन घरों के आसपास देखा और समझा कि ये आवाज उन्हीं घरों के अंदर के प्राचीन खाने और अंदर के समन से आ रही थी। रमन ने गांव वालों को ये समझाया कि ये आवाज कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि पुराने घर के सामानों से आ रही थी।
उन्होंने गांव वालों को ये समझाया कि दार और भाई से कुछ नहीं होता। जब लोग अपने दार को समझते हैं तभी उनका जीवन आसान हो जाता है। उन्होंने उन्हें अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सच्चाई का महत्व समझाया। अंतिम समस्या, राजा के लिए अंतिम पहेली। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामन से कहा, रमन, तुमने हमेशा अपनी चतुराई से कठिन समस्या का हल निकला है। आज तुमसे मेरी एक पहेली है। राजा ने पहेली पेश की। एक ऐसी चीज है जो हमेशा आगे बढ़ रही होती है लेकिन कभी अपना दिखाई नहीं देती। जब तुम उसके साथ होते हो तो तुम्हें पता नहीं चलता। जब वो दूर हो जाती है तो तुम्हें पता चलती है कि वो चीज तुम्हें कभी चाहिए थी। ये क्या है? रमन ने तुरंत जवाब दिया, ये है समय। समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जब हम जीवन में अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम उसका महत्व नहीं समझते। जब समय चला जाता है तो हमें यह एहसास होता है कि हमने अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया। राजा ने रमन की बात को समझा और उससे कहा, रमन, तुम सच में अपने ज्ञान और चतुराई में अद्भुत हो। तेनालीरामन की कहानियां हमेशा एक सीख देने के लिए होती है। उन्होंने हमेशा अपनी सोच और बुद्धि का इस्तेमाल किया और हर समस्या का हल निकला। ये कहानियां हमसे ये सीख देती है कि कभी भी अपने दिमाग और समर्थन का इस्तेमाल करना चाहिए और हर समस्या का एक हल जरूर होता है। तेनालीरामन ने बनाई अनोखी योजना। 5000 शब्दों में कहानी। तेनालीरामन अपनी चतुराई, बुद्धि और राजनीतिक समझ के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक ऐसे समस्याएं हल की जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान और समर्थन से हर कठिनाई का सामना किया। एक बार राजा कृष्णदेवराय ने अपने राज्य के लिए एक नई योजना बनाने की सोची जिसमें राजस्व बढ़ाने, गरीबी दूर करने और राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य था। लेकिन ये योजना ऐसे था जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का दिमाग काम आ सकता था और वो व्यक्ति था तेनालीरामन। राजा कृष्णदेवराय की समस्या। एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने महल में बैठे द और अपने राज्य के हालत को लेकर सोच रहे द। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में कई प्रश्न पैदा हो गए द। उन्होंने सोचा कि उनको किसी ऐसी योजना की जरूरत है जिसमें सभी समस्याओं का एक साथ हल हो सके। उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने सभी मंत्री और राज्य के प्रमुख लोगों को बुला लिया। राजा ने कहा, मुझे अपने राज्य में एक ऐसी योजना बनानी है जो हमारे राजस्व को बढ़ाए, गरीबी को कम करे और हमारे राज्य की सुरक्षा को मजबूत करे। इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक विशेष व्यक्ति की जरूरत है जो इसे सफलता से लागू कर सके। इस योजना को कैसे सफल बनाया जा सकता है, ये किसी भी मंत्री के पास नहीं है। मुझे किसी चतुर व्यक्ति की जरूरत है जो अपनी सोच से इस समस्या का हल ढूंढ सके। उन्होंने अपने दरबार में देखा कि सभी मंत्री अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस समस्या को हल करने में सफल नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने अपने प्रमुख मंत्री से कहा, मुझे तेनालीरामन को बुलाओ। उनके पास हमेशा एक अनोखा तरीका होता है और शायद वो इस समस्या का हल निकाल सके। तेनालीरामन की आमद। जब तेनालीरामन महल में आए तो राजा ने उनसे कहा, रमन, हमारे राज्य में कई बल्कि सभी को साथ लेकर चलने में है। अगर तुम चाहते हो कि सभी जानवर तुम्हारे साथ रहें तो तुम्हें प्यार और सम्मान से उनकी मदद करनी चाहिए। बाघ को तेनालीराम की बातें समझ में आईं। उसने अपना गुस्सा शांत किया और सभी जानवरों के साथ मित्रवत व्यवहार करने का निर्णय लिया। जंगल में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा कृष्णदेवराय को जब यह कहानी पता चली तो वह तेनालीराम की चतुराई और विवेक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे फिर से एक बड़े सम्मान से नवाजा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत सिर्फ डर से नहीं बल्कि समझदारी और प्रेम से आती है। तेनालीराम और चालाक लोमड़ी की कहानी। तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वह राजा कृष्णदेवराय के दरबार में बैठे थे जब दरबार में एक औरत आई और उसने शिकायत की, महाराज, मेरे पास एक चालाक लोमड़ी है जो मेरी सारी मुर्गियां और बत्तखें खा जाती है। मैं बहुत परेशान हूं। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस समस्या का हल जल्द ही ढूंढ लूंगा। तेनालीराम ने सोचा कि लोमड़ी बहुत चालाक है तो उसे भी उसी की तरह चतुराई से हराना होगा।
वह उस औरत के घर पहुंचे जहां लोमड़ी मुर्गियों और बत्तखों का शिकार करती थी। तेनालीराम ने सब कुछ देखा और एक योजना बनाई। उन्होंने उस औरत से कहा, कल सुबह मुझे लोमड़ी को पकड़ने के लिए अपना जाल लगाने दो। अगले दिन तेनालीराम ने जंगल में एक बड़ा जाल लगाया और उसके आसपास मुर्गियों और बत्तखों को रखा। वह खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए और लोमड़ी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद लोमड़ी आती है और मुर्गियों के पास जाकर उन्हें खाने के लिए झपटती है। जैसे ही वह मुर्गियों के पास जाती है, वह जाल में फंस जाती है। लोमड़ी चिल्लाती हुई जाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। लोमड़ी ने तेनालीराम से कहा, तुमने मुझे जाल में फंसा लिया, लेकिन तुम मुझे छोड़ दोगे ना? मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी और कभी इन मुर्गियों को नहीं खाऊंगी। तेनालीराम ने सोचा कि इस चालाक लोमड़ी को सजा देने के बजाय उसे समझाना चाहिए। वह लोमड़ी के पास गए और कहा, तुम बहुत चालाक हो, लोमड़ी। तुम्हारे लिए जाल में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा अपनी चालाकी से बच निकलती हो। लेकिन अब तुम्हें एक बात समझनी होगी। अगर तुम कभी इस जाल से बचने की कोशिश करोगी, तो अगली बार तुम कभी बाहर नहीं आ सकोगी। लोमड़ी डरते हुए बोली, मैं वादा करती हूं कि अब से मैं मुर्गियों और बत्तखों को नहीं खाऊंगी। तेनालीराम ने लोमड़ी को छोड़ दिया और उसे वापस जंगल में जाने दिया। वह समझ गए थे कि अगर लोमड़ी को सीधे सजा दी जाती, तो वह और भी चालाक हो जाती। लेकिन उसे समझाना और एक मौका देना ही सबसे अच्छा तरीका था।